Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with chemistry, chapter 4, atomic structure. In the previous class we have studied about atom and discovery of subatomic particles like electron, proton, neutrons, atomic structure and atomic number, atomic mass number, isotopes, isobars, etc. Now in this class our topic is electronic configuration and subtopics are introduction, distribution of electrons in different cells and valency. Now our first topic is electronic configuration. We know that according to Bohr's theory that the electrons revolve around the nucleus of an atom in different cell. Bohr's theory में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं different cells में. Each cell can hold only a certain number of electron in it. उन्होंने बताया कि जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो different होता है. A cell can hold less electron than its maximum capacity but not more. इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो उनकी कैपेसिटी को डिनोट करता है. जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो अपने से अपनी कैपेसिटी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, बट जिसके पास लेस एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, वो सिर्फ गेन कर सकता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ गिवन सेल कैन होल्ड कुड बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द सेल. इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम नंबर होता है जिसको हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, जहाँ पर n आपका सीरियल नंबर ऑफ सेल के नंबर्स हमने क्या बताए थे आपको k l m n. दिस इज़ द सेल दिस इज़ द नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 एक्सेट्रा. ओके. Now, however, the outermost cell cannot hold more than 8 electrons. उन्होंने क्या बताया कि जो सेल का आउटरमोस्ट सेल जो एटम का आउटरमोस्ट सेल होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते. Thus in an atom the electrons are distributed in different cells in the systematic manners. उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है और सिस्टमैटिक मैनर में होता है. The distribution of electrons in the different cells of an atom of an element is called electronic configuration of the atoms of the element. इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल में एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल. एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों का सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है हम देख लेते हैं. जो शेल होते हैं, सेल हमने आपको बताया k l m n सेल होता है, ठीक है, और उसका जो नंबर होता है k 1 नंबर, l 2 नंबर ऑफ सेल, m 3 नंबर ऑफ सेल एंड द n इज़ 4 नंबर ऑफ सेल, ठीक है. तो यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2n स्क्वायर. यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो नंबर ऑफ सेल है 1 2 3 4 उसका स्क्वायर को हम अगर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं और इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है भाई 2n स्क्वायर करेंगे, ठीक है. 2n स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा नंबर ऑफ n क्या है कितना है 1 स्क्वायर है, ठीक है, और 2 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा. इसी तरह जब हम 2 स्क्वायर यानी कि 2 को यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 तो हमारा 8 आ गया. इसी तरह 3 का करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 तो हमारा थर्ड सेल में 18 हो जाएगा. उसी तरह हम बात करते हैं आपका 4 नंबर ऑफ फोर्थ सेल का, तो 4 का स्क्वायर यानी 2n स्क्वायर की जगह पर n स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रख दिया 4 स्क्वायर रख दिया. तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32. तो यहाँ पर हमारे फोर्थ सेल में 32 यानी कि अगर फिफ्थ होता तो फिफ्थ का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करते. सिक्स्थ सेल होता तो 6 का स्क्वायर करके
2 से मल्टीप्लाई करते, तो इस तरह हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो हमको इसमें पता चलता है। तो हम देख लेते हैं इस डायग्राम में, डायग्राम की हेल्प से हमको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेल में किस तरह से अरेंज रहता है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फर्स्ट सेल यानी कि ये आपका K हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका M हो जाएगा, और नेक्स्ट अगर होता तो वो N होता। तो हमने आपको क्या बताया कि K सेल यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एल सेल में कितना बताया था, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि सेकंड सेल यानी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं रह सकते हैं। ये इसकी लास्ट कैपेसिटी होती है, इससे कम हो सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 तो होंगे, 1 2 3 इसको हम पूरा काउंट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 18 से कम इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं बट इसकी लास्ट कैपेसिटी होती है कि थर्ड सेल में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। उसी तरह फोर्थ सेल में 32 आया था, है ना, फोर्थ सेल में 32 आया था, ये देखिए 32 लास्ट में, तो 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में नहीं हो सकता, 32 से कम हो सकता है। तो ये इसका अरेंजमेंट था, इसी अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स कैल्शियम। हमको पता है हाइड्रोजन का, हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा तो हमको पता होना चाहिए किस एलिमेंट के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। अब जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमको पता है कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट हमने आपको क्या बताया कि 2 से कम हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन की 1 है, 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसको अगर हम बनाएं एटॉमिक नंबर, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करें हाइड्रोजन का, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में तो कुछ नहीं करते, उसके जो आउटर सेल होता है, फर्स्ट सेल कौन सा होता है, K होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम इसको फॉर्मूला में भी पुट करें, 2n² करें तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो 2 तो होते ही नहीं है, तो इसको हमको फार्मूला पुट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसके K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का। इसी तरह सेकेंड है एन एटम ऑफ हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन K सेल। अब हीलियम का हमको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो हीलियम है उसमें 2, तो हमको पता है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होते, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम उसको अरेंज कर सकते हैं K सेल में। थर्ड पॉइंट है द K सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एज 2 इज इट्स मैक्सिमम लिमिट। हमको पता है K सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, जिसमें हमको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर इज 3 किसका, लिथियम का। अब हमको पता है KLMN, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका नंबर ऑफ सेल है KLMN, आपको पता है K सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो K सेल में अरेंज हो गए, बच गया 1 आपका चला जाएगा L सेल में चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉर्मली, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम कहें कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कैसे बनाएंगे, अरेंज करिए, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, ये आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस, ये आपका K सेल, ये आपका L, ये आपका N, इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो लिथियम की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपको पता है ये K सेल है, ये L है, ये M है। K सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो K सेल में हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक है।
2 इलेक्ट्रॉन तो हमने के सेल में अरेंज कर दिया, ठीक, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, वो शिफ्ट हो जाता है एल सेल में जाकर, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर कहलाता है, किसका, लिथियम का। The electronic configuration of the above 3 atoms can be represented pictorially as follows। जैसे हमने अभी आपको बता के दिखाया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए सिर्फ के सेल की ज़रूरत थी, हमने 1 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। देख लीजिए आप डायग्राम की हेल्प से देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। हमने बताया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस एटम का के सेल हो गया, न्यूक्लियस के बाद जो जस्ट सेल होता है वो के सेल होता है, और के में हमको पता है 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट हाइड्रोजन के पास 1 है, वो हमने के सेल में अरेंज कर दिया। इसी तरह हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंपल, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आराम से अरेंज हो जाएंगे, वो हमने अरेंज कर दिया। इसी तरह लिथियम की बात हो रही थी, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमको पता है कि के सेल में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो 2 तो मैंने अरेंज कर दिया, बट 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहाँ जाएगा, इसके जस्ट बगल वाले सेल में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसमें शिफ्ट हो गया, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन structure. The electronic configuration of atoms of other element can be shown in similar manner। और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिफरेंट टाइप से देख सकते हैं। वैलेंसी क्या होता है, वी हैव स्टडीड अबाउट वैलेंसी इन क्लास 7th। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7th में वैलेंसी के बारे में, कि द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। जैसे हमने मान लीजिए अभी लिथियम की ही बात की थी, लिथियम का स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका न्यूक्लियस था एटम का, ये के सेल, ये एल सेल, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम ही रख दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्यों, दे डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वही एलिमेंट्स के वैलेंसी को शो करता है, डिटरमाइन करता है। दे गिव सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू द एलिमेंट, और उसी के द्वारा हमें उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती है। द इनेबल द एटम्स टू कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एटम जो होता है वो उस वैलेंसी की वजह से अदर जो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड और एक्सेप्टेड बाय इट्स एटम टू फॉर्म एन आयन ऑफ अटेनिंग केमिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या कह रहा है, वैलेंसी को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसके अंदर यानी इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हमने कहा है, उसके अंदर कौन सी पावर है, डिनोटेड पावर है या एक्सेप्टेड पावर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिनोट करके या एक्सेप्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। एन एटम हैविंग ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ड्यूप्लेट। अगर आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, ड्यूप्लेट कहलाते हैं। द एटम हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको हम ऑक्टेट कहेंगे। और ऑक्टेट, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होते हैं वो केमिकली स्टेबल होते हैं, यानी कि वो एटम क्या कहेंगे हम, स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम कहें कि कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कहते हैं कि वो एटम स्टेबल हो गया है, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज 0 इफ इट्स एटम हैज़ 2 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या बताया कि अगर वैलेंसी वहाँ पर हम 8 नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम 0 बोल देंगे, क्योंकि एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ऑक्टेट कंडीशन में आने पर हम उस एटम की वैलेंसी, उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या बताएंगे, 0 है। इफ़ इट्स हैज़ 2 और 8 अगर 2 है या 8 है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हेयर द एटम नाइदर डोनेट और एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि उसने ऑक्टेट कंडीशन प्राप्त कर ली है, यानी वो स्टेबल हो गया है,
तो उसके अंदर ना तो डोनेटिंग पावर होगा ना ही एक्सेप्टिंग पावर होगा। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट कंडीशन है। ऑर्गन आपने देखा कि के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में भी 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ऑक्टेट कंडीशन में आ गया है और ऑर्गन एटम क्या है, पूरी तरह से स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन की वैलेंसी क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। द एलिमेंट्स विच वैलेंसी 1, 2, 3 एंड 4 और कॉल्ड, अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं, 2 है तो डाईवैलेंट हो जाएगा, 3 है ट्राईवैलेंट एंड 4 होगा तो टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, वैलेंसी तो हमने समझ ली, अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट इन मोर देन वन वे, यानी अगर हम यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है कि किसी भी एटम के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एलिमेंट के एटम से दूसरे तरीके से कंबाइन हो जाते हैं। एक तो नॉर्मल वे होता है कंबाइन होगा, उससे भी अलावा दूसरे और कई सारे तरीके होते हैं कम्बिनेशन के, अगर वो उस मैनर में कंबाइन हो रहा है, दे हैव वेरिएबल कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी उसके अंदर वेरिएबल एक से ज़्यादा तरीके से वो कंबाइन हो जा रहा है, मीन्स उसके अंदर वेरिएबल कंबाइनिंग कैपेसिटीज़ है। सच एलिमेंट्स आर सेड टू हैव वेरिएबल वैलेंसी, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये वेरिएबल वैलेंसी रखता है। जैसे यहाँ पर आपका कॉपर है, ठीक है, फर्स्ट है आपका कॉपर, कॉपर का जो वैलेंसी होती है यहाँ पर 2 वैलेंसी दी हुई है, 1 और 2। 1 और 2 का मतलब अगर कॉपर के ऊपर 1 वैलेंसी है तो उसको हम कॉपर 1 बोल सकते हैं या क्यूपरस बोल सकते हैं, ठीक है, जबकि अगर 2 वैलेंसी रखता है तो उसको हम क्यूप्रिक बोलते हैं। ठीक, इसी तरह सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के में भी 2 वैलेंसी है, 1 और 2। अगर 1 वैलेंसी है तो उसको हम अर्जेंटस बोलते हैं, और अगर 2 वैलेंसी है तो अर्जेंटिक बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे जिसमें 1 वैलेंसी है उसके लास्ट में OUS लगा हुआ है, और जिसमें 2 वैलेंसी है उसमें IC लगा हुआ है लास्ट में, OUS IC, अर्जेंटस अर्जेंटिक, क्यूपरस क्यूप्रिक। ठीक है, इसी तरह मरकरी है, मरकरी की बात करें तो मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, यहाँ पर OUS और IC, OUS जिसकी वैलेंसी 1 होगी और मर्क्यूरिक जिसमें वैलेंसी ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा, उसमें IC लग जाएगा। इसी तरह था आपका नेक्स्ट है आयरन, Fe में भी 2 वैलेंसी है, एक 2 वैलेंसी एक 3 वैलेंसी। जो कम वैलेंसी रखता है उसको OUS यानी कि फेरस, और जिसमें 2 से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा वैलेंसी वाला, अगर 2 एक साथ रख दिए जाए वैलेंसी वाले तो उसके नाम कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो जिसकी कम वैलेंसी होती है उसको OUS लास्ट में ऐड कर देते हैं, और जो आपका बड़ा मतलब ज़्यादा वैलेंसी रखता है उसमें हम लास्ट में IC यानी कि फेरिक से डिनोट करते हैं। इसी तरह टिन की बात करें तो टिन है जो है आपका, उसमें भी आपके 2 वैलेंसीज दिख रहे हैं, एक 2 है और एक 4 है ना। तो जिसमें 2 है यानी कम वैलेंसी है 4 से, तो उसको हम स्टैनस बोलते हैं, और 4 यहाँ पर स्टैनिक हो जाएगा, OUS IC। ये इसमें आपका जो एडिंग प्रोसेस है वो OUS और IC का चल रहा है। इसी तरह लेड की बात करें तो लेड में भी 2 तरह की वैलेंसी है, 2 और 4। तो यहाँ पर लेड 2 लेड 4 भी बोल सकते हैं, और अगर हम इसको लिखें तो प्लम्बस और प्लम्बिक, यहाँ पे आपके OUS IC ज्वाइन कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो जिसकी कम होती है वैलेंसी उसको उसमें OUS ऐड करते हैं, जबकि जो ज़्यादा वैलेंसी वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको हम IC से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी कंडीशंस थी वेरिएबल वैलेंसी की, मीन्स एक से ज़्यादा वैलेंसी जो है एलिमेंट रखते हैं उनको हम वेरिएबल वैलेंसी के अंदर रखते हैं। ओके, थैंक यू।